हमारे साथ जुड़ रहे द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज दुनिया भर से क्या अपडेट्स आ रहे हैं? धन्यवाद। ब्रज जुंगलियों पे दुनिया में आपका स्वागत है। कभी कभी ऐसा होता है जब पूरी दुनिया में कोई एक ऐसी बैठक, कोई एक ऐसा व्यक्ति या कोई एक ऐसा सम्मेलन हो जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हो। पिछले 2 दिन से लगातार पूरी दुनिया जैक्सन होल की तरफ देख रही है, वायोमिंग के उस रिजॉर्ट की तरफ देख रही है जहां कल शाम को फेड गवर्नर जेरोम पावल का संबोधन होना है, जिसके पीछे का की भूमिका आपको पता है अमेरिकी अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन, पावेल और ट्रंप के बीच टकराव। इनके बीच में बाजार, आज भी पूरी दुनिया के बाजार भी इस प्रमुख घटनाक्रम पर निगाह अपनी रखेंगे। हालांकि भारतीय बाजारों पर इसका असर अगले सप्ताह दिखेगा। लेकिन इसके अलावा भी काफी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है पूरी दुनिया में जो जिनका असर हमें आज दिखेगा। एक तो अमेरिका और ईयू ने यूक्रेन के लिए सैन्य विकल्पों को, मिलिट्री ऑप्शंस को अंतिम रूप देना शुरू किया है। सैनिक तैनाती और हवाई समर्थन पर विचार है, लेकिन नाटो फोर्सेस की जमीन पर तैनाती पर सहमति नहीं बन पा रही है। इस तरफ इशारा है कि रूस और यूक्रेन में के बीच में शांति की संभावनाएं सीमित है। इसके अपने आयाम है जिनका असर भारत पर भी दिखाई देगा। इधर पुतिन ने मांग की है कि यूक्रेन डोनबास छोड़ दे, नेटो की सदस्यता ने ले ले और पश्चिमी सैनिक नहीं आने चाहिए। तो वो जेलेंस्की से बातचीत पर तैयार है। लेकिन उनको ये भी शक है कि जेलेंस्की जो प्रस्ताव रख रहे हैं वो कितना वैध है और क्या पूरा यूरोप उसे मानेगा कि नहीं। ये दो अलग अलग पक्षों की प्रतिक्रिया है जो पिछले 24 घंटे में यूरोप की अपनी राजनीति को लेकर आई है। इधर शीत युद्ध की कुछ आहट जैसी सुनाई दी जब रूस के परमाणु प्रमुख ने कहा कि रूस को अपनी न्यूक्लियर शील्ड को मॉडर्न बनाना चाहिए, आधुनिक बनाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली बना रहा है। किसी भी स्थिति में नाटो अगर यूक्रेन के पीछे खड़ा होता है और नाटो के सैनिक या नाटो की सहायता यूक्रेन को सीधे पहुंचना शुरू होती है, तो फिर यह परिस्थिति शीत युद्ध वाली परिस्थितियों की का दोहराव जैसी होगी, ऐसा यूरोप में माना जा रहा है। इधर एक महत्वपूर्ण खबर जो भारत पर असर करेगी। भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते वैसे भी तनाव में है। अमेरिका ने इंपोर्टेड विंड टरबाइन और उसके उपकरणों पर राष्ट्रीय सुरक्षा की जांच शुरू कर दी है, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए जो उपकरणों का आयात है अमेरिका में, उस पर भारी टैरिफ का जोखिम है। यूरोप, मैक्सिको और भारत इसके बड़े निर्यातक हैं। जांच के बाद इन पर ऊंचे टैरिफ लगाए जा सकते हैं। इधर अमेरिका ने ईयू के साथ व्यापार समझौते को थोड़ा उदार करने के संकेत दिए हैं। ऑटो कार का टैरिफ करीब 15% कम होगा। अगर ईयू अमेरिकी सामान को इसी तरीके की रियायतें देता है तो अमेरिका भी अपने यहाँ ऑटो टैरिफ में कमी करेगा। ईयू ने भी अमेरिका से कार टैरिफ में 15% की दर मिलने की पुष्टि की है, जो पहले 27.5% थी। लेकिन इस पर ईयू की संसद की मंजूरी की जरूरत होगी। इधर ईयू शराब और स्पिरिट्स पर अमेरिका में छूट चाहता है क्योंकि उसका बड़ा निर्यात है। हालांकि अमेरिका ने इससे इनकार किया है। इससे करीब करीब 10 अरब यूरो का यूरोपियन निर्यात प्रभावित होगा। इसराइल ने गाजा सिटी पर हमले तेज कर दिए हैं, अपने 60,000 रिजर्व सैनिकों को बुलाया है और गाजा पर अब बड़े आक्रमण की तैयारी हो रही है। अमेरिका से कुछ महत्वपूर्ण मैक्रो आंकड़े आए और दुनिया के कुछ अन्य देशों से भी आए, जिन पर नजर डाल लेते हैं। अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी दावे या जिनको अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स कहते हैं, वो 3 महीने के उच्चतम स्तर पर 2,35,000 पर पहुंच गए हैं। ये स्टेगफ्लेशन के खतरे का संकेत है, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में गिरावट है, बेरोजगारी बढ़ रही है और महंगाई ऊंची बनी हुई है। जैक्सन होल में फेड चेयर के भाषण में फेड की स्वतंत्रता और भविष्य की नीति पर फोकस होगा। बॉन्ड यील्ड भी थोड़ी अस्थिर हमें दिखाई दे रही है। यूरोजोन का पीएमआई करीब करीब 51.1 पर है, 15 महीने का उच्चतम स्तर है। मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी रिकवरी दिखाई दिखाई दे रही है यूरोपीय जोन में। एआई स्टार्टअप डीप सीक ने एक नई घोषणा की है। उसने अपने एआई मॉडल V3.1 को घरेलू चिप्स के लिए अपग्रेड किया है, और यह रणनीति डीप सीक ने अमेरिका से जो चिप्स मिलने पर प्रतिबंध लगा था उसे देख करते हुए तय की है। डीप सीक का कहना है कि उसके उसका मॉडल प्रोसेसिंग में विश्व के मॉडल के बराबर है, लेकिन लागत कम है। डीप सीक ने पहले ही 5-6 महीने पहले ही अपना अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च करके ओपन आई को पूरी दुनिया में बड़ी चुनौती दी थी। जापान में खाद्य महंगाई बढ़ी है, 5 महीने की सबसे तेज उछाल है। लेकिन ओवरऑल महंगाई में 8 महीने की में गिरावट है और 8 महीने के निचले स्तर पर है। ब्रेंट क्रूड और WTI दोनों में थोड़ी बढ़त दिख रही है, मजबूती दिख रही है। ब्रेंट करीब 66 से 67 के बीच में और WTI 63 से 61 के बीच में है। अमेरिकी मांग में बढ़ोतरी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मांग बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। एशिया का अमेरिका से LNG का आयात अगस्त में करीब 2.1 मिलियन टन तक बढ़ा है, जो अक्टूबर तक 3.6 मिलियन टन होने की संभावना है। अमेरिकी LNG एशिया के बाजारों में अपनी अपनी बड़ी हिस्सेदारी ले रही है।
सोना चांदी स्थिर है। फेड के संकेतों का इंतजार है, जैक्सन होल की मीटिंग का इंतजार है। पाम ऑयल में तेजी आई है, बीते 24 घंटों में करीब करीब 2% बढ़ा है। विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर इंडेक्स स्थिर है। यहाँ भी डॉलर डॉलर की अगली परिस्थिति कल जैक्सन होल के भाषण के बाद तय होगी। लेकिन चीन में आर्थिक दिक्कतों से युआन पर दबाव है। युआन में शॉर्ट्स तेजी से बढ़ रहे हैं क्योंकि निवेशकों की निगाह युआन और डॉलर के पेयर पर है। स्टर्लिंग मजबूत है और महंगाई के आंकड़ों से येन में थोड़ी सी मजबूती दिखाई दे रही है। क्रिप्टो बाजार से कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है। अंतर्राष्ट्रीय एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी एफएटीएफ ने संयुक्त राष्ट्र से कहा है कि आईएसएस क्रिप्टो का इस्तेमाल अवैध फंडिंग के लिए कर रहा है। ये गंभीर चेतावनी है। इस पर आज आने वाले कुछ दिनों में इस पर कुछ प्रतिक्रिया दिखाई देगी। इधर टीआरएम लैब्स ने एक नया नेटवर्क लॉन्च किया है जिसको बीकन नेटवर्क कहा गया है। ये दिलचस्प है। ये जो चोरी गए क्रिप्टो है उनको पकड़ने के लिए एक एंड टू एंड सॉल्यूशन है। इस नेटवर्क का कोई भी सदस्य अपने वॉलेट से चोरी होने की रिपोर्ट कर सकता है। ये नेटवर्क ब्लॉकचेन पर चोरी गए क्रिप्टो को तलाश करके उसकी रिपोर्ट जांच एजेंसियों को देगा। बिटकॉइन कल की गिरावट के बाद स्थिर है, 112 113 के बीच में है। लेकिन इथेरियम में बढ़ोतरी दिखाई दी है। इनफैक्ट इथेरियम ने आल्टकॉइन के बाजार में रिकवरी की अगुवाई की है। बीते 24 घंटे में करीब करीब 1% बढ़ा है और इस वजह से आज सुबह 7:30 बजे तक सभी आल्ट कॉइन में हमें सुधार दिखाई दे रहा था। सिंगापुर क्रिप्टो में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सिंगापुर के सबसे बड़े बैंक डीबीएस ने इथेरियम आधारित टोकेनाइज्ड नोट शुरू किए हैं जिनकी आसानी से ट्रेडिंग हो सकती है। इन नोट्स को आम लोगों को जारी किया जाएगा। ये स्ट्रक्चर्ड नोट्स $1 के शेयर की तरह होंगे। इनको बाजार में ट्रेड किया जा सकेगा। एशिया के अमीर लोग क्रिप्टो में निवेश बढ़ा रहे हैं। खासतौर पर फैमिली ऑफिसेज ने बड़ा निवेश करना शुरू किया है और ये हांगकांग के वेल्थ मैनेजर्स के जरिए हो रहा है। कुछ प्रमुख कारपोरेट खबरें देख लेते हैं जिनका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा और बाजारों पर भी पड़ेगा। अमेरिकी बाजार में उपभोक्ताओं की मांग और उपभोक्ताओं की खपत का जो एक और पैमाना होता है वो वॉलमार्ट की बिक्री होती है। वॉलमार्ट के कल आंकड़े आए। दूसरी तिमाही में वॉलमार्ट की करीब करीब 4.8% बढ़ी। मुनाफे अनुमान से कम है। 3 साल में पहली बार किसी तिमाही में वॉलमार्ट के मुनाफों में गिरावट आई है। कंपनी ने कहा है कि वो कीमतें कम कर रखने की कोशिश कर रही है लेकिन टैरिफ का असर हमें महंगाई पर दिखाई देगा। एक और बेहद दिलचस्प खबर जो कल से दुनिया में चर्चा में है वो ये है कि चीन और अमेरिका के बीच रिश्ते सुधर रहे हैं और बोइंग करीब 500 जेट्स चीन को बेचने की बातचीत कर रहा है। ये बोइंग के लिए बड़ी डील होगी। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार व्हाइट हाउस में आने के बाद जब चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ का टकराव शुरू हुआ था तो सबसे पहला फैसला चीन ने बोइंग की के जेट्स की खरीद को रोक कर किया था। तो अगर बोइंग फिर नए जेट की डील चीन से हासिल करती है तो ये बोइंग के लिए बड़ा अवसर होगा। इधर सोनी ने प्ले स्टेशन की कीमतें बढ़ाई हैं। सप्लाई चेन कॉस्ट बढ़ी है और इससे पूरी दुनिया में उपभोक्ता प्रभावित होंगे। भारत में 2-3 महत्वपूर्ण खबरें हैं। विप्रो ने करीब 350 मिलियन में हरमन का डीटीएस बिजनेस खरीदा है। डीटीएस बिजनेस के जरिए विप्रो अब एआई पावर्ड डिजिटल इंजीनियरिंग सेवाएं देगी जो कि ऑटोमोबाइल कंपनियों को दी जाती हैं। एक्चुअली ये अब विप्रो का ऑटोटेक सेवाओं में विस्तार है। भारतीय कंपनियां, आईटी कंपनियां अब नए क्षेत्रों में उतरने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि पुराने बिजनेस मॉडल से अब रिटर्न कम हो रहे हैं और नुकसान बढ़ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण खबर आज बाजार के लिए ये थी जो जिसका असर आज हमें बाजार पर दिखाई देगा, खासतौर से स्टॉक एक्सचेंजेस के स्टॉक्स पर, कि सेबी ने कल स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि वो एफएनडो की साप्ताहिक एक्सपायरी बंद कर देगी। इससे एफएनडो में स्वाभाविक इससे एफएनडो वैल्यू में कमी होगी। यानी स्ट्रीट घोटाले के बाद सेबी पर इस बात का दबाव है कि वो छोटे निवेशकों को एफएनडो और डेरिवेटिव ट्रेडिंग से दूर करे और इसलिए एफएनडो की एक्सपायरी बंद करने के संकेत दिए गए। ये झटका बाजार को आज लगेगा और इसका असर हमें बाजार पर दिखाई देगा। हिंडाल्को ने करीब करीब $1.2 बिलियन के निवेश से उड़ीसा में एक ग्रीन एल्युमिनियम प्लांट लगाने की योजना बनाई है। हिंडाल्को के स्टॉक्स पर इसके पर आज नजर रखनी होगी। अगले 24 घंटे में भारतीय समय के अनुसार कल शाम 7:30 जैक्सन होल में फेड चेयर जेरोम पावेल का भाषण है। ब्रेंट, क्रूड, डब्ल्यूटीआई, क्रिप्टो और डॉलर पर इसका असर दिखेगा कल ही, लेकिन भारतीय बाजारों के लिए ये सूचना सक्रिय होगी सोमवार को। विंटर वाइन पर ट्रंप प्रशासन की जांच से भारत के निर्यातकों पर असर पड़ने की संभावना है। भारत की क्या प्रतिक्रिया होगी इस पर निगाह रहेगी। जापान में महंगाई के आंकड़े आए हैं, बाजार के रिएक्शंस दिखाई देंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि आज भारतीय बाजार एफएनडो पर सेबी के संभावित निर्णय के असर में काम करेगा। उंगलियों पर दुनिया में मुंबई से आज इतना ही। फिर मिलते हैं अगले सप्ताह अपडेट्स के साथ और वापस चलते हैं नोएडा स्टूडियो ब्रिज के पास।
बहुत बहुत शुक्रिया सर इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए।